I hope you guys are in the best of your health and spirits. So guys, आज से हम लोगों ने अपना रिवीजन सेशन शुरू कर दिया है. तो कॉस्ट शीट का रिवीजन मैं यहाँ पर उसका एक पार्ट डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए. गाइज ये पूरा रिवीजन जो है मैं आप लोगों को हमारी अमेजिंग पॉकेट बुक, रिविजनरी पॉकेट बुक, जो कि नई पॉकेट बुक मैंने निकाली है, उससे करा रहा हूँ. लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है. अगर आपके पास है ग्रेट, नहीं है बाय कीजिए जल्दी जल्दी. अच्छा, ये वाला कंप्लीट सेशन देखने के लिए आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आईजीपी लाइव ऐप. आईजीपी लाइव ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे कि आप कंप्लीट रिवीजन सेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड फिर बाकी चैप्टर्स भी आर गोइंग टू फॉलो द परस्यूट. और दोस्तों उसके साथ में मैंने केस बेस एमसीक्यूज और थ्योरी एमसीक्यूज और छोटे केसेस एमसीक्यूज, सब तरह के एमसीक्यूज जो है मैं वहां पे डिस्कस कर रहा हूं. साथ में आपके पास एक्सेस होगा हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, और ये सब कुछ है फ्री. एवरीथिंग इज फ्री. सो गाइस अभी डाउनलोड कीजिए. हाँ, पॉकेट बुक ऑफ कोर्स आपको बाय करनी पड़ेगी. ये रिवीजन का बहुत अमेजिंग टूल है, बट अदरवाइज देन दैट बाकी चीजें, हमारा रिवीजन सेशन कंप्लीटली फ्री है, हमारे एमसीक्यूज के डिस्कशन कंप्लीटली फ्री है, और एमसीक्यूज आप नंबर ऑफ टाइम्स अटेम्प्ट कीजिए वो भी कंप्लीटली फ्री है. सो गाइस एंजॉय द सेशन. टेक केयर. ओके गाइस, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका कॉस्ट शीट का चैप्टर. तो गाइस कॉस्ट शीट का चैप्टर डिस्कस करने से पहले सबसे पहली चीज, आप अपनी पॉकेट बुक अपने हाथ में रख लीजिएगा और फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं इसके पेज नंबर 106 पे आ रहा हूं. गाइस कॉस्ट शीट को कैसे डिफाइन करते हैं? कॉस्ट शीट होती है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ब्रेकअप एंड बिल्डअप ऑफ कॉस्ट. बेसिकली हम लोग अपनी कॉस्ट को जो है, ये देखो ये ब्रेक करके फिर बिल्ड कर रहे हैं. हम लोग अपनी कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं? 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, बट अदरवाइज देन दैट 2 और क्लासिफिकेशन होती है. एक होती है ट्रेसेबिलिटी, एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स. तो हमारी ये 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती है. कॉस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एलिमेंट्स, कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी एंड देन फंक्शन. सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं. एलिमेंट्स के बेसिस पे हम अपनी कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. कॉस्ट को हम लोग ऐसे क्लासिफाई कर देते हैं कि भाई अगर हमें कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करने, हमें कोई फिजिकल मैटर चाहिए होगा, मटेरियल चाहिए होगा, मटेरियल, दूसरा लेबर या एम्प्लॉय कॉस्ट, एज द केस में भी ह्यूमन रिसोर्स का जो ह्यूमन एफर्ट है, और फिर रेजिडुअल कैटेगरी, दैट इज एक्सपेंसेस. द रेजिडुअल कैटेगरी, जो खर्चा मटेरियल नहीं है, जो खर्चा लेबर नहीं है, वो एक्सपेंसेस. तो उस हिसाब से हमने क्या किया, कॉस्ट को क्लासिफाई किया, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस. इस तरीके से करने के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या कह सकते हैं गाइस? नेक्स्ट हम लोग कहते हैं इसको हम लोग ट्रेसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगराइज कर सकते हैं. मटेरियल को हम लोग कह सकते हैं ओके गाइस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. लेबर को भी या एम्प्लॉय कॉस्ट को भी कह सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और फिर एक्सपेंसेस को भी कह सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट. और सारी डायरेक्ट कॉस्ट के सम को हम लोग कहते हैं प्राइम कॉस्ट, और सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट के सम को हम लोग कहते हैं ओवरहेड्स. तो गाइज ये हम लोगों ने देखा, ये अभी हमारी सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो हुई, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस. नंबर 2, सेकंड नंबर 1 was on the basis of traceability, and now very important is last but not the least is on the basis of functions. फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर मैं करूं, देखिए प्राइम कॉस्ट तो सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है या प्रोडक्शन से रिलेटेड है. ये तो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, सारा का सारा उसी से रिलेटेड है. हम लोग कोई भी चीज बना रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड है. लेकिन जो ओवरहेड्स है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है, एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड जो है उसको हम लोग फंक्शनल क्लासिफिकेशन से अगर करें तो हमारे 5 तरह के मेजर ओवरहेड्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के पर्सपेक्टिव से. नंबर 1 इज फैक्ट्री या वर्क्स या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग. नंबर 1 इज दिस, इसको फैक्ट्री, वर्क्स, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कह सकता हूं मैं. फिर दूसरा नंबर इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तीसरा इज क्वालिटी कंट्रोल, चौथा इज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, और लास्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो हम लोग क्या करते हैं, वंस अगेन अपनी कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन. गाइस फिर इसके बाद बारी आती है हम लोग अपनी कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं. तो कॉस्ट शीट का कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक ब्रेकअप एंड बिल्डअप ऑफ कॉस्ट का जल्दी से एक दिखाता हूं कि भाई सारी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, सारी डायरेक्ट कॉस्ट के सम को हम लोग प्राइम कॉस्ट कहते हैं. इस प्राइम कॉस्ट में हम लोग फैक्ट्री एवरेज ऐड करते हैं तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आती है. वैसे अभी डब्ल्यूआईपी या वर्क इन प्रोग्रेस की भी एडजस्टमेंट करेंगे डिटेल्ड या कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट में. ये फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट अगर कोई है हमारी वो ऐड कर देंगे, और प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ऐड कर देंगे तो हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन.
इसमें फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। बट फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और हमारे अगर कोई फाइनेंस चार्जेस है, इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट अगर कोई है तो वो ऐड करके आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देंगे, तो ये आपकी आ जाएगी सेल्स रेवेन्यू। सो गाइस, दिस इज योर कॉस्ट शीट का बेसिक फ्रेमवर्क कि हम ब्रेकअप एंड बिल्डअप ऑफ कॉस्ट कैसे कर रहे हैं। अब कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट को जल्दी से देखते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। अगर हमारे पास कोई रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है तो वहां से शुरू करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में आप ऐड करेंगे रॉ मटेरियल परचेजेस। नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आप कैसे निकालेंगे, ये हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर में। मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर में एक बार उसको भी क्विकली यहां पर कनेक्ट कर लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर में भी इस चीज को पढ़ेंगे, बट यहां पर भी इसको क्विकली देख लेते हैं। तो हमारी इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट या मटेरियल कॉस्ट जो नेट परचेजेस है, ये कैसे आएगी, परचेज माइनस परचेज रिटर्न नहीं, हम लोग उसमें और बहुत सारी चीजें लेते हैं। सबसे पहली चीज हमारा आता है इनवॉइस प्राइस। हमारा इनवॉइस प्राइस या लिस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे हमारा जो सप्लायर ऑफ मटेरियल है वो क्या कोट कर रहा है, उसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, को क्वांटिटी डिस्काउंट है वो माइनस करोगे, गवर्नमेंट ग्रांट कोई मिलती है, सब्सिडी मिलती है, इंसेंटिव्स मिलते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के लिए, वो माइनस करने के बाद आपकी नेट इनवॉइस प्राइस आएगी। इसमें आप जीएसटी ऐड करोगे, चाहे वो आईजीएसटी हो, चाहे एसजीएसटी हो, चाहे सीजीएसटी हो, किसी भी तरह का जीएसटी हो, लेकिन वो ऐड कब करेंगे, जब उसका इनपुट क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, तो आप उसको ऐड कर देंगे यहां पर। और फिर अगर आपने बाहर से मंगाया सामान तो उसकी इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी भी ऐड कर देंगे। ये हमारी कैलकुलेट होती है नेट इनवॉइस प्राइस की परसेंटेज पे। ये भी हमारी जो है नेट इनवॉइस प्राइस की परसेंटेज पे। अगर इंडिया में ही बना, इंडिया में ही बिका तो इसमें जीएसटी लग जाता है, और अगर बाहर से मंगाया तो भी जो है ये इस पे नेट इनवॉइस प्राइस पे इन कन्वर्टेड इन रुपीज, इसको रुपीज में कन्वर्ट करके, क्योंकि फॉरेन करेंसी में आपने मोस्ट लाइकली पेमेंट दी होगी अगर इफ द इनवॉइस प्राइस वाज इन फॉरेन करेंसी, डॉलर, यूरो, पाउंड, व्हाटएवर। देन इसके बाद आपने जो सामान मंगवाया उसको अगर उसके कोई पैकिंग चार्जेस दिए तो वो पैकिंग चार्जेस ऑफ रॉ मटेरियल भी ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स। फिर इसका कोई लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हैं, वहां आपने लोड करवाया, यहां पर अनलोड कराया, रास्ते का इंश्योरेंस प्रीमियम, साथ में आपका फ्रेट इनवर्ट्स, कैरेज इनवर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इनवर्ट्स, ये सारे ऐड करेंगे। आपने किसी दलाल के थ्रू खरीदा, ब्रोकरेज कमीशन ऑन मटेरियल परचेज, ये भी आपकी जो है परचेजेस की कॉस्ट में जो ऐड होगी। देन रियलाइजेबल वैल्यू, रिटर्नेबल वैल्यू, अगर आपने लेट्स से खाली एम्प्टी पैकेजेस वगैरह बेच दिए या इस केस में भी रिटर्न कर दिए सप्लायर को, तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू माइनस करेंगे, और साथ में आप माइनस करेंगे कोई अगर परचेज रिटर्न है तो, साथ में फिर कोई रोड टैक्स, टोल टैक्स एक्सेट्रा है वो आप माइनस करेंगे, तो ये आपकी इन्वेंटरीएबल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ जाएगी एज द केस में। ओके गाइस, तो ये हम लोग कहते हैं। बाकी ये वाली चीज जो है हम लोग मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर में और डिटेल में देखते हैं। तो वंस अगेन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिया, उसमें नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिया, जो अभी हम लोगों ने इन्वेंटरीएबल कॉस्ट देखा, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें और ऐड करते हैं, फिर माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये हमारा आ जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल यूज, जो मर्जी कह दो। इस रॉ मटेरियल कंज्यूम या डायरेक्ट मटेरियल यूज में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्टिव लेबर, प्रोडक्शन लेबर, फैक्ट्री लेबर, प्रोसेस लेबर, ऑपरेटिंग लेबर, ठीक है जी, ये ऐड कर देंगे। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्टली चार्जेबल एक्सपेंसेस या सिर्फ चार्जेबल एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज टर्म्ड एज प्राइम कॉस्ट। तो हम लोगों ने प्राइम कॉस्ट में फिर ऐड करना है फैक्ट्री ओवर्स, वर्क्स ओवर्स, प्रोडक्शन ओवर्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवर्स, जो मर्जी आप कह दें। और कोई अगर आपकी कोई डिफेक्टिव प्रोडक्शन निकलती है, रीवर्क कॉस्ट होती है, उसकी रेक्टिफिकेशन कॉस्ट होती है, उसकी रीवर्क कॉस्ट या रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, किसकी, डिफेक्टिव प्रोडक्शन, हमने माल बनाया या ठीक नहीं निकला तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है। कहां किया जाता है, फैक्ट्री में किया जाता है, तो उसको एडिशनल वर्क्स ओवरेज की तरह यहां पर चार्ज किया जाता है फैक्ट्री में ही। तो ये आपका ऐड करके ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी। इसमें फिर आप ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो आपकी नेट फैक्ट्री कॉस्ट या नेट वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी। इसमें फिर आप ऐड करेंगे आपकी क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, साथ में फिर कोई आपके अगर कोई क्रेडिट फॉर रिकवरीज, आपने अगर कोई स्क्रैप एक्सेट्रा कुछ हुआ है, कोई पैदा हुआ है प्रोसेसिंग के दौरान, कोई स्क्रैप बाय प्रोडक्ट पैदा हुआ है या कोई डिफेक्टिव प्रोडक्शन हुई है, उसकी कोई रिकवरेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, जितनी भी नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू, जितना नॉर्मल स्क्रैप, जितना नॉर्मल बाय प्रोडक्ट, जितना नॉर्मल डिफेक्टिव निकलता है, जितना आप नॉर्मली एंटिसिपेट करते हो, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू आप यहां पर माइनस कर देंगे। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी रिलेटेड टू प्रोडक्शन या प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो भी आपने कॉस्ट ऐड कर देनी है। फिर नॉर्मल डिस्पोजल कॉस्ट अगर है, भाई अगर आपको रिकवरी आ रही है स्क्रैप से, स्क्रैप से पैसे मिल रहे हैं, डिस्पोजल कॉस्ट कोई वेस्ट पैदा हो रहा है जिसके पैसे देने पड़ रहे हैं, कूड़ा और कबाड़, कबाड़ के पैसे मिलते हैं,
स्क्रैप के पैसे मिलते हैं, बाय प्रोडक्ट्स के पैसे मिलते हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्शन के कुछ पैसे मिलते हैं, तो आप माइनस कर देंगे नॉर्मल जितना आप एंटिसिपेट करते हो। और अगर कोई नॉर्मल डिस्पोजल कॉस्ट है, कोई वेस्ट पैदा हो रहा है प्रोडक्शन के दौरान, तो उस नॉर्मल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर में जो भी आपका वेस्ट पैदा हो रहा है उसकी कॉस्ट आपने जो है यहाँ पर डिस्पोजल कॉस्ट ऐड कर देनी है। साथ में फिर प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट आपने ऐड करनी है, तो ये आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अगर आपने इनको निकाल के ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करना है, तो आप इसको अगर कैलकुलेट करना चाहे तो आप इसे कह सकते हैं CGAS या कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या COGS आ जाएगा। इसमें फिर आप जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, कोई ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू सेलिंग, टू डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे और इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, ओनली एक्चुअल इंटरेस्ट, नॉट नोशनल इंटरेस्ट। माइंड यू, सिर्फ एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पर कॉस्ट शीट में, प्रोडक्शन कॉस्ट शीट में, प्रोडक्ट कॉस्ट शीट में नहीं आएगी। तो ये आपके आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप प्रॉफिट ऐड कीजिए, भगवान ना करे लॉसेज हो तो लेस कर देना, ये लॉस जो है आप रिड्यूस कर देंगे और ये आपकी सेल्स आ जाएगी। दैट इज द कॉम्प्रिहेंसिव या डिटेल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। बट अब इसमें कई सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों को डिस्कस करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं यार डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं या चार्जेबल एक्सपेंसेस, इसमें क्या क्या आता है, व्हाट कम्स इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस, इसको जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहली चीज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आ सकती है, बहुत सारी चीजें आ सकती है और इसको वैल्यू किस पे करना है, ये हम लोग जो है ये हमारे पॉकेट बुक में एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस के चैप्टर में पेज नंबर 35 पे है। तो ये मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग किस तरीके से जो है वैल्यू करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमने कोई उसका इनवॉइस प्राइस है, उसमें अगर हमें कोई ट्रेड डिस्काउंट, नेट रिबेट या डिस्काउंट कुछ मिलता है वो काट दीजिएगा और फिर कोई अगर कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है वो ऐड कर दीजिएगा। अब इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के या चार्जेबल एक्सपेंसेस के? कोई हमने टेकन एग्जांपल, कोई जॉब है, उसके लिए स्पेशल डिजाइंस बनवाए, ड्राइंग्स बनवाए, ब्लूप्रिंट्स बनवाए, ये कॉस्ट जो है आपने, ये आपकी डायरेक्टली चार्जेबल एक्सपेंसेस फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब है। इसी तरीके से आपके कोई ट्रैवलिंग या इंसिडेंटल एक्सपेंसेस किस चीज के लिए, किसी पर्टिकुलर जॉब या कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अगर सिर्फ बोलेगा तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग के खर्चों में जाएगा। भाई सेल्समैन ट्रेवल करते हैं डोर टू डोर जो है, एज द केस में भी सेल्स प्रमोशन के लिए। बट अगर वो बोल रहे नहीं भाई साहब ट्रेवलिंग किस चीज के लिए हो रही है, किसी जॉब के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए स्पेसिफिकली ये ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस चार्ज होंगे। फिर इस तरीके से अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, पैटर्न्स, पेटेंट्स। होता क्या है, कोई मोल्ड बनाया जाता है। टेक एन एग्जांपल, कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, कोई बॉटल बना रहे हैं, कोई लेट्स टेक एन एग्जांपल हम लोग कोई जार बना रहे हैं, व्हाटएवर, और उसका कुछ मोल्ड है, हमारा कोई लंच बॉक्स बना रहे हैं उसका मोल्ड है। उस मोल्ड को जो है हम लोग अमोर्टाइज करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। टेक एन एग्जांपल, हमने वो मोल्ड बनाया और हमारे हिसाब से वो लेट्स से 2 लाख यूनिट्स बनाएगा और लेट्स से उसकी कॉस्ट हुई 5 लाख रुपीस। तो 5 लाख रुपीस की कॉस्ट 2 लाख यूनिट्स पे अमोर्टाइज करेंगे, एक यूनिट पे 2.5 अमोर्टाइज करेंगे। तो मोल्ड्स, पैटर्न्स एंड पैटेंट्स अगर कोई भी है, उनकी कॉस्ट जो है, क्योंकि आप लमसम में पे करते हैं, उसको अमोर्टाइज करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। फिर रॉयल्टी अगर आप पे करते हैं ऑन प्रोडक्शन या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, वो भी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कॉस्ट शीट में या सर्विस कॉस्ट शीट में आएगी। कंसल्टेंट फीस, आपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी जो है सर्विस के लिए, किसी जॉब के लिए आपने अगर कंसल्टेंट को हायर किया, उसी पर्टिकुलर जॉब या उसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, उसी पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट के लिए, उसकी कॉस्ट में आप इंक्लूड करोगे कि भैया कंसल्टेंट ने इसी चीज की हमें कंसल्टेंसी दी थी। इस तरीके से हायर चार्जेस, स्पेसिफिक कोई इक्विपमेंट हमने किसी जॉब के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिया, तो उसी पर्टिकुलर जॉब पे उसके हायर चार्जेस जो है या रेंटल्स जो है चार्ज किए जाएंगे। इसी तरीके से सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस। होता क्या यार, हम लोग जो है लेट्स से बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग बनाते समय यार हम लोग इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं करते, आउटसोर्स कर देते हैं। हम लोग इसी तरीके से प्लम्बिंग का काम नहीं करते, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग जो है लेट्स टेक एन एग्जांपल, पेंटिंग का काम नहीं करते, कारपेंटरी का काम नहीं करते, आउटसोर्स कर देते हैं, या एज द केस में भी सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जॉब चार्जेस जो भी आप पे कर रहे हो, टेक एन एग्जांपल, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिया, कॉन्ट्रैक्ट की जगह अगर प्रोडक्शन पे भी हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, भाई हमें लेट्स से टी शर्ट्स बनानी है, हम टी शर्ट्स बनाते हैं, ये हमारा काम है, लेकिन लेट्स से हम उसके प्रिंटिंग अगर बाहर से करा रहे हैं, कुछ उसके ऊपर डिजाइन वगैरह वो बाहर से बनवा रहे हैं, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस या जॉब चार्जेस वो जो है आप उसी पर्टिकुलर जॉब पे चार्ज करेंगे, जो भी आपने पे करना है इसमें, इस पर्टिकुलर जॉब या कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इस तरीके से लाइसेंस फीस, कोई सॉफ्टवेयर हम लोगों ने लिया किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए
तो उसी पर्टिकुलर जॉब पे ही उसके लाइसेंस चार्जेस को जो है राइट ऑफ किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। इसी तरीके से कोई यूटिलिटीज जैसे पावर एंड फ्यूल, स्टीम एक्सेट्रा, आप अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो और कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। अगर कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, हम लोग यही चीज कहते हैं, अगर कोई भी डायरेक्टली इजीली कन्वीनियंटली ट्रेस नहीं हो पाता इकोनॉमिकली फीजिबल मैनर में कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे, तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में नहीं, ओवरहेड्स की कैटेगरी में लेते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर कहीं वो अगर आपको पावर फ्यूल स्टीम ऐसा कुछ बोलेगा तो आप जो है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह ले लेना। अगर वो बोलेगा नहीं जी कन्वीनियंटली ट्रेस नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में आप इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरह ले लेना। आगे बढ़ते हैं फिर टेक्निकल असिस्टेंस, नो हाउ, कोई अगर हम लोग फी दे रहे हैं तो वो भी आपकी जो है यहाँ पे चार्ज हो जाएगी डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह। एंड अदर एक्सपेंसेस व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये भी आपके जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह चार्ज होंगे एज द केस में। फिर कुछ और बातें जाननी जरूरी है आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड रिलेशन में। देखो, अगर हम लोग सब कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, हम लोग बाहर से किसी से भाई काम करवा रहे हैं, तो उस केस में अगर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करा रहे हैं जॉब से, जॉब वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंसिपल एंटिटी, यार हम लोग किसी और से कुछ काम करा रहे हैं, यार तू बना के ये दे दे, कुछ पार्ट बना के दे दे, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हमारा अग्रीड प्राइस है, टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम लोग जो है जीन्स बनाते हैं। अब जीन्स बनाने के लिए हमें, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पर कुछ डिजाइन नियर द कमर या वट एवर यू कैन से, घुटने के पास हम लोगों को कोई डिजाइन चाहिए, वो हम लोगों ने बाहर से कुछ मैन्युफैक्चर कराया, उसके लिए हम लोगों ने जो भी अग्रीड प्राइस है वो हम लोगों ने पे करना है, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। उसकी वैल्यू जो है डायरेक्ट एक्सपेंस की सब कॉन्ट्रैक्टिंग में जो हमने अग्री किया। लेकिन अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो चीज बनाने के लिए लेट्स से लेदर या कपड़ा हम उसको सप्लाई करते हैं, कुछ मटेरियल है जी, जॉब वर्कर्स को हम लोग कुछ सप्लाई करते हैं, तो उसके इसमें वैल्यू ऑफ सच मटेरियल जो है और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कुछ भी हमने वो मटेरियल खरीदा उसको उनके पास पहुंचवाया, वो सारे भी जॉब चार्जेस में जो है एज द केस में भी ऐड कर दिए जाएंगे कि ओके चलो हमने इन्हें 100 रुपए का सामान दिया, इन्होंने आगे काम किया 500 रुपए का, तो टोटल मिला के 600 रुपए का खर्चा जो है आपने चार्जेबल एक्सपेंसेस की तरह चार्ज करना है इसी पर्टिकुलर जॉब या इसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखिए अगर बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसको ओवरेज की तरह ट्रीट करेंगे। अगर बड़ा अमाउंट है तो उसको ऑब्वियसली प्राइम कॉस्ट में लेके चलेंगे, सेपरेटली उसको जो है दिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे एज अ सेपरेट कॉस्ट हेड। और लमसम में अगर आप पे करते हो, जैसे मोल्ड्स वगैरह कोई पैटर्न्स वगैरह आपने भाई लमसम में दे दिए, ये पेटेंट्स के चार्जेस, तो उसको अमोटाइज करते हैं हम लोग जो है उसके प्रोडक्शन वॉल्यूम के हिसाब से। टेक एन एग्जांपल, भाई हम कह रहे हैं हम लोग ने 5 लाख रुपीस खर्च किया 2 लाख यूनिट्स के लिए, मोल्ड्स का, पैटर्न का, वट एवर या पेटेंट्स का, तो वो उसके हमने 2 लाख यूनिट्स पे अमोटाइज करना है। एक यूनिट पे हम लोग लेट्स से 2.5 रुपीज अमोटाइज करेंगे। लेट्स से इस बार हमने 50,000 यूनिट्स बनाई, तो 50,000 इंटू 2.5 ये हमने 1,25,000 इस बार चार्ज कर देना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।